मनसुख जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब देखिए, संतोष जी के कहने से उतनी तालियां नहीं बजी, लेकिन बजवानी हैं, क्योंकि लोगों को ये याद दिलाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है हमारा, उसका विषय है स्टोरी ऑफ इंडियाज़ वैक्सीन वॉर। अब आप लोग ताली इस बात पर बजाएंगे क्योंकि कोविड से निकल करके हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम न केवल कोविड वॉरियर हैं बल्कि कोविड सर्वाइवर भी हैं। आज हम जिंदा हैं, इस बात पर ताली बजाइए। मेरी उम्मीद से थोड़ा कम बजी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि जब हम कोविड की बात करते हैं और हम कहते हैं कि न केवल हम कोविड वॉरियर्स हैं बल्कि हम कोविड सर्वाइवर्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे कोविड वॉरियर अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की भूमिका और स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। मनसुख जी, माइक ले लीजिए। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ क्योंकि कोविड वैक्सीन की हम लोग बात करने वाले हैं, तो बहुत कुछ आप ऐसा आज जानने वाले हैं जो अब तक आपने नहीं जाना। और ये सेशन जो है वो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं रहने वाला है, उसकी स्टोरी से कम नहीं रहने वाला है। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा, देवेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, सहस्त्रबुद्धे जी यहाँ हैं, विनय जी, तेजस्वी सूर्या जी हैं, और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। मनसुख जी, आपने जब से स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला, मैं सबसे पहले तो ये भी बताना चाहूँगा कि आप आज़ाद भारत के ऐसे पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जिसने ऐसे विश्वव्यापी पेंडेमिक को एक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए न केवल देखा बल्कि पॉलिसीज़ बनाई, उससे लड़े, न केवल देश को बचाया बल्कि दुनिया में एक मिसाल कायम की। जब आपने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था सर, तो सोचा था कि ये मुसीबत आने वाली है और अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में देने वाला हूँ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने कोविड का ही विषय छेड़ दिया है, और कई चीज़ मैं कोविड मैनेजमेंट की बुक में लिखने वाला था, लेकिन आज वो लीकेज हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा ये सेशन रोमांचक रहने वाला है। क्योंकि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना उसके पहले देश में कोविड आ गया था, और जब देश में कोविड आया तब प्रधानमंत्री जी ने कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे। मैं फार्मास्यूटिकल विभाग का मंत्री था, स्टेट मिनिस्टर था, तो ये सारा विषय मैं कई पार्ट में देख रहा था। और उस वक्त मोदी जी ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे, उसमें जो महत्वपूर्ण ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मैं मेंबर था, इसलिए फर्स्ट केस जब देश में रिपोर्ट हुआ तब से लेके ओमिक्रॉन वेरिएंट खत्म हुआ तब तक की स्टोरी का मैं सीधा साक्षी रहा। और जब कोविड आया उस वक्त स्थिति ये थी, दुनिया में केस आने लगा, सारी दुनिया चिंतित होने लगी, WHO ने उसको पेंडेमिक घोषित कर दिया। वैसी स्थिति में दुनिया के साथ WHO के छत्र में मीटिंग होना चालू हो गया था। और ये समय में मुझे बराबर याद है, दुनिया ऐसा कहती थी कि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में कितनी कैजुअलिटी होगी उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा, ऐसी इंप्रेशन दुनिया के मन में थी। वैसी स्थिति में मोदी जी ने कोविड के लिए पहली मीटिंग करी थी और देश के साइंटिस्ट लोग उसमें उपस्थित थे। उस वक्त मैं भी था। जब मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ बात करी तो कहा कि कोविड वायरस के सामने हम कैसे लड़ेंगे, दुनिया में आया है तो इंडिया में आना ही है, तो जब इंडिया में आएंगे तो उसके सामने लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब हमारे देश के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि साहब, ये न्यू वायरस है, अननोन वायरस है, म्यूटेट होके कैसा बिहेवियर करेगा ये ना हमें पता है ना दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि वैक्सीन उसके लिए उपाय हो सकती है। और उस वक्त वैक्सीन उपाय है, तब इतिहास देश का ऐसा था कि कोई भी वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो, रूबेला की वैक्सीन हो,
पहले दुनिया में आती थी, रिसर्च दुनिया के कोई कंट्री में होता था, मिनिमम 8 साल मैक्सिमम 15 साल के बाद वैक्सीन इंडिया में आती थी। कोविड में ऐसी स्थिति हो तो, लेकिन मोदी जी को देश की क्षमता पर भरोसा था। दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी और नहीं है। सवाल इतना ही था कि ये हमारी क्षमता को पहचान के उसको अपॉर्चुनिटी देना। मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट लोगों को कहा था कि आप वैक्सीन नहीं बना सकते हो, तो अब थोड़ी देर के लिए तो कोई साइंटिस्ट नहीं बोले, लेकिन बाद में कहा कि साहब हम बना सकते हैं, लेकिन करके कई क्वेश्चंस मार्क्स उन्होंने सामने रखा था। तब मोदी जी ने कहा था कि आप आगे बढ़ो, मुझे विश्वास है देश में वैक्सीन बनेगा, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी, सफलता आप लोगों की, निष्फलता नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने देश में वैक्सीन बना लिया। दुनिया में फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था, उसको 1 महीने के अंदर 16 जनवरी 2021 में इंडियन रिसर्च, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का 1 नहीं 2 वैक्सीन उपलब्ध हो गई। दोस्तों, इंडिया की वैक्सीन की और इंडियन रिसर्च साइंस की एक सक्सेस स्टोरी है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी कहानी है। 30 जनवरी 2020 को कोविड ने दस्तक दी। केरल में पहला मामला मेरा ख्याल से 12 मार्च को रजिस्टर किया गया और कर्नाटक के कलबुर्गी में जो पहला केस हुआ, जो कैजुअल्टी हुई, जो पहली मौत हुई, वो शायद 24 मार्च को नहीं 24 मार्च को तो लॉकडाउन लगा था, 13 मार्च को हुई थी, 12 मार्च को। 24 मार्च को मोदी जी राष्ट्रीय टेलीविज़न पर आए और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लग रहा है। देश को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एक ऐसी बीमारी थी जो पता नहीं था कि बायोलॉजिकल वेपन है या फिर किस तरीके की बीमारी है, उसकी कोई दवा नहीं थी। बहुत लंबे समय तक लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहे जो उनके डॉक्टर बताते रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं था, पीपीई किट बनाने का इंडिया का कोई अनुभव नहीं था, ना वो किट्स यहाँ पर मौजूद थीं, ना देश में इतने वेंटिलेटर्स थे। कितनी बड़ी चुनौती थी मनसुख जी उस वक्त, ये जब देश को पता नहीं था कि कैसी विपत्ति, कैसी बीमारी, कैसा वायरस आया है। ये बहुत बड़ी चैलेंज थी इस समय में। मुझे बराबर याद है जब देश में लॉकडाउन लगा 24 मार्च को, 4 अप्रैल को, क्योंकि हम सब लोग दिल्ली ही थे, घर तो जा नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का शाम के समय में, बस इतना समय हुआ था और मुझे कॉल आया था और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त मुझे पूछा कि देश में मेडिसिन की क्या स्थिति है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन वर्तमान समय में WHO के प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी मेडिसिन है और उसका देश में पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तब मोदी जी ने कहा था कि हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। देश का और दुनिया का हेल्थ का मॉडल अलग है। हमें टोकन में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा टोटल में सोचना चाहिए। दुनिया के लिए हेल्थ कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ सेवा है और इसलिए सभी फार्मा कंपनी को अलर्ट करना चाहिए, उसको लॉकडाउन पास देना चाहिए और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और ज़रूरी मेडिसिन का प्रोडक्शन देश में ही कैसे हो, देश की ज़रूरियात को पूरा करके। मोदी जी ने कहा कि दुनिया की कई डेवलप्ड कंट्री से लेके कई कंट्री के कंट्री हेड का मुझे कॉल आ रहा है, उनके पास मेडिसिन नहीं है, उसको भी हमें मेडिसिन उपलब्ध करानी है। क्या हम कर सकते हैं, आप हमें बताओ। तुरंत ही 4 अप्रैल से हमारा लॉकडाउन पूरा हो गया और हमारा दफ्तर चालू हो गया। उस वक्त दफ्तर घर से चलता था, कंटिन्यूस रात दिन उसके ऊपर मीटिंग होती थी, सभी को लॉकडाउन पास देना था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बातचीत करना था, उसको सूचनाएं देनी थी, सभी कंपनी को लॉकडाउन पास देके उनके एम्प्लॉयज वहां पर आए और किस टाइप का उसको प्रिकॉशन लेना है
वैसे उसको गाइड भी करना था, शुरुआती दिन थे, थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन ऐसी स्थिति में सारा काम को करके देश में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हमने चालू करा था। ये चैलेंज में देश में लॉकडाउन होने से, दुनिया में लॉकडाउन होने से देश का सारा एयरपोर्ट बंद था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डेली 7 to 10 प्लेन इंडिया में लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए। इंडिया में मेडिसिन लेते थे 150 देश में, 150 देश में हमने मेडिसिन भेजी, और उसमें से 78 कंट्री हेड ने, किसी ने प्रधानमंत्री जी को सीधा कॉल करा, किसी ने ट्वीट करा। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करते हुए कहा कि आपके देश में हनुमान जी का बहुत महत्व है, और हनुमान जी संजीवनी लेके लक्ष्मण जी को बचाने के लिए गए थे, वैसे आपने इस प्लेन में हमारे ब्राजील को बचाने के लिए संजीवनी के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजी है। सारी दुनिया के कंट्री ने, डेवलप्ड कंट्री ने भी इंडिया की सराहना की। उसमें 2 पहलू थी, और पोस्ट कोविड के बाद भी उसका फायदा ये मिला हमें, 150 कंट्री में हमने मेडिसिन दे दिया। इट्स ओके। ये समय में जैसा आपने उल्लेख करा, पीपीई किट, वेंटिलेटर, और उस वक्त एक जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आया था, और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं है। एक कंट्री ने कहा, डेवलप्ड कंट्री में, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने कहा 13 दिन से हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं है। तब मैंने, जर्मनी ने मुझे कहा कि हम आपको वेंटिलेटर देंगे, आप हमें एजिथ्रोमाइसिन सप्लाई करिए। तब मैंने कहा था कि आप, हमारे वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है, आपके पास है तो अवश्य भेजिए, लेकिन हम कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्लेन भेजिए, हम आपको मेडिसिन देंगे। हमने दुनिया को मेडिसिन दी। 2 चीज़ का ध्यान रखा, उस वक्त सभी कंपनियों के साथ हमने मीटिंग करी, और हमने कहा कि आप जो पहले एक्सपोर्ट करते थे यही प्राइस में एक्सपोर्ट करिए। उस वक्त हम भी पीपीई किट बाहर से मंगाते थे, कई चीज़ें बाहर से मंगाते थे, रिसिपिएंट बाहर से मंगाते थे, 3 गुना 4 गुना प्राइस हमें देनी पड़ती थी, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। वैसे मेडिसिन दुनिया की मजबूरी थी। हमने चाहा होता तो हमारी कंपनियों ने 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम प्राइस ली होती। दुनिया में कई कंट्री से इंपोर्ट करा हुआ माल का मामला आज भी नहीं सूझता है। पुअर क्वालिटी का माल हमारी कंट्री में आ गया था, हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन, उपयोग नहीं करा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 150 देश में इंडिया ने मेडिसिन सप्लाई करी, वैक्सीन 100 देश में सप्लाई करा। 2 चीज इंडिया ने नहीं करी। ये हमारे एथोस से प्रेरणा ला के हिंदुस्तान आगे बढ़ा। वसुधैव कुटुंबकम, हेल्थ है, सेवा है, इस संस्कार को हमने आगे बढ़ाया। हमारी कोई कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाई। पहले जिस प्राइस में एक्सपोर्ट करती थी वही प्राइस में एक्सपोर्ट करा। 150 देश में कहां से भी एक भी शिकायत नहीं आई कि आपके देश ने हमें प्योर क्वालिटी की मेडिसिन सप्लाई कर दी। ये हमारी सक्सेस स्टोरी। ये समय की क्राइसिस की सिचुएशंस, उसमें अलर्ट और इफेक्टिव वर्क। आज दुनिया इंडिया से महंगा मिले तो भी प्रोक्योरमेंट के लिए, खरीदी के लिए, नॉट ओनली फॉर फार्मा प्रोडक्ट, बट उसको इंडिया के साथ बिजनेस करना है, इंडिया से प्रोक्योरमेंट करना है, इंडिया से इंपोर्ट करना है। क्यों? इंडिया एक ऐसा देश है जो दोस्ती निभाता है। जब विपरीत परिस्थिति में वो कॉमर्स नहीं देखते, हमें सहयोग करते हैं। ये भावना आज दुनिया में प्रबल बनी है, और इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जब विश्व ये मान रहा था कि कोविड के समय पर भारत जो मदद कर रहा था, चाहे वो दवाइयों के रूप में हो, चाहे सहयोग, किसी भी तरह के सहयोग के रूप में हो, तो वो दोयम दर्जे की नहीं थी। 1 क्लास दवाइयाँ, बिना मिलावट के मदद की मंशा। ऐसे में जब आप वैक्सीन बनाते हैं, तब कुछ विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये कोविड की वैक्सीन नहीं है, बीजेपी की वैक्सीन है। आपको लगा कि आप एक सेनापति की तरह लड़ रहे हैं, एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका ना कोई अता है ना कोई पता है।
पब्लिक में कन्फ्यूजन है, मारामारी है, वेव 1 आ रही है, वेव 2 आ रही है, वेव 3 एक्सपेक्टेड है, और ऐसे में विपक्ष हमलावर है ये कहकर के इस वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। क्या लड़ाई कहीं कमज़ोर पड़ती थी ऐसे में जब इस तरीके की आवाज़ें उठती थी? उस वक्त लड़ाई तो कमज़ोर नहीं पड़ रही थी, लेकिन दिल दुख रहा था मोदी जी का भी। जब देश क्राइसिस की स्थिति से गुजर रहा था, ये राजनीति का समय नहीं था। उस वक्त मोदी जी ने हमें गाइड करा था कि नॉट ओनली फॉर मी बट सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को कहा था कि सामने वाले लोग, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी राजनीति करे, हमें राजनीति नहीं करनी है। हमारी पहली जिम्मेवारी देश को बचाना है। और इसलिए उस वक्त आपने देखा होगा, जब पहले ऐसा कहते थे कि देश वैक्सीन कैसे बनाएंगे, वैक्सीन कब बनेगी, देश में वैक्सीन बन गई। जैसे देश में वैक्सीन बन गई तो कहा कि ये वैक्सीन अच्छी है नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या, अच्छी होती तो मोदी नहीं लगा देता। लेकिन मोदी तो डिसिप्लिन फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने कहा और उनकी बारी आई तब ही उन्होंने लगाया, तो फिर कहना चालू करा कि मोदी ने क्यों लगा दिया। पहला कहते थे कि अच्छी होती तो मोदी नहीं लगाता। मोदी ने कहा मैं पहले नहीं लगाऊंगा, पहले मेरे देश के कोरोना वॉरियर्स लगाएंगे, उसके बाद जो कोमोर्बिड है वो लगाएंगे, 60 अबव के वो लगाएंगे। उसके बाद जब मोदी की बारी आई तब मोदी ने लगाया, तो कहा कि मोदी ने क्यों लगा दिया, अभी देश को बाकी है। और हर दिन मुझे आके पूछते थे, मीडिया भी पूछता था मुझे कि आप इतने बड़े देश में कब वैक्सीनेशन करोगे। मैंने कहा दिसंबर 2021 के पहले हम देश में सब लोगों को वैक्सीन दे देंगे। कहाँ से लाओगे, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, आप कैसे बनाओगे, ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस आते थे। अन्य पॉलिटिकल पार्टी हमें क्वेश्चंस करती थी। लेकिन जब वैक्सीनेशन चालू हो गया और पार्लियामेंट में मैं नया मंत्री बना था और सामने विपक्ष को लगा कि मंत्री नया है और हमने उसके ऊपर डिबेट करनी है, तो मुझे पीयूष गोयल जी ने कहा कि ओपोजिशन पार्टी कहती है कि कोविड पर हमें डिबेट करनी है। उस वक्त तो चरम सीमा पर आक्षेप था। उन्होंने कहा कि क्या आप जवाब दे पाएंगे। मैंने कहा अवश्य डिबेट करानी है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैंने 55 मिनट का रिप्लाई करा था। उसके बाद विपक्ष ने कभी कोविड को पार्लियामेंट के फ्लोर पर याद नहीं करा। एक विषय को लेकर मैंने उसको रिप्लाई करा था। कैसी स्थिति में आप लोगों ने सरकार को प्रताड़ित किया, मोदी जी ने कैसी स्थिति में संयम रखा। हमारी पहली प्राथमिकता देश को बचाने की थी और रहेगी। आपका कोई क्वेश्चंस का रिप्लाई जब समय आएंगे तब हम पॉलिटिक्स करेंगे, ये समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। और उस वक्त देवेगौड़ा जी ने भी खड़ा होके सराहना की थी कि सरकार ने जो देश को बचाने के लिए करा है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। दोस्तों, वैसे राजनीति का प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल वजह से देश की मुश्किल स्थिति होती है। जहाँ राजनीति नहीं करनी होती है वहाँ राजनीति चालू हो जाती है, जहाँ राजनीति करनी होती है वहाँ पलायन हो जाना, ये देश में कई पॉलिटिकल पार्टी का नेचर रहा है। लेकिन ये उनका विषय है, हमारा विषय था देश को बचाने का और देश बच गया। दवाओं को लेकर के केवल हिंदुस्तान में नहीं मनसुख जी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कन्फ्यूजन था। WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस आती थीं, अपनी अगली गाइडलाइन में वो पुरानी वाली को खारिज कर देते थे। चाहे वो किसी दवा का नाम हो, चाहे वो N95 मास्क की बात हो, उन्होंने कहा कि पहले लगाएं, और जब खूब लोगों ने लगाए तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, यूज़लेस हैं, आप कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। ये चुनौतियाँ देश में बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी, क्योंकि WHO बोल रहा था, उसके डायरेक्टर बैठकर बोलते थे। कितना बड़ा ये जो पैनिक से निपटने के लिए तंत्र तैयार करना था, ये किस तरीके से किया गया, इसके लिए मशीनरी कैसे जुटाई गई कि पैनिक न फैले। क्योंकि न केवल दवाओं को लेकर के पैनिक था, लोग रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए परेशान थे, लोग बाहर निकलने को लेकर परेशान थे, लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे, ऐसे में दिमाग सुन्न हो चुके थे उनके। और अगर ऐसे में दवाओं को लेकर के कोई कन्फ्यूजन अगर उनके दिमाग में घर करता था, तो उससे निपटने के लिए कैसे तंत्र तैयार किया। ये चैलेंज थी, आपकी बात सही है।
देश में और दुनिया में कन्फ्यूजन था, और ऐसी स्थिति में देश को बचाना बहुत बड़ी चैलेंज थी। और ऐसी स्थिति में कोविड मैनेजमेंट के लिए हमने एक व्यवस्था खड़ी की थी। सुबह में 9:30 मेरी ऑफिस में मीटिंग होती थी। देश में लॉकडाउन था, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र जुड़ते थे, फार्मा सेक्रेटरी जुड़ते थे, हेल्थ सेक्रेटरी जुड़ते थे, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी जुड़ते थे, ICMR के डायरेक्टर जुड़ते थे, WHO के प्रतिनिधि जुड़ते थे। ऐसा करके देश के 8 साइंटिस्ट लोग जुड़ते थे और हम सब लोग के एक सिस्टम बना दी थी। 9:30 मीटिंग चालू, उसमें एक साइंटिस्ट आके 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देते थे, दुनिया में क्या चल रहा है। एक साइंटिस्ट प्रेजेंटेशन देते थे, WHO क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। एक सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देते थे, देश में मेडिसिन की क्या स्थिति है। एक सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देते थे, ICMR के साइंटिस्ट प्रेजेंटेशन देते थे, देश में कोविड के वेरिएंट की क्या स्थिति है, जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट क्या है। ऐसा करके 9:30 से 10:15 बजे तक हमारी मीटिंग में सारा डिस्कशन हो जाता था। 10 बजे रिपोर्ट तैयार, 11 बजे रिपोर्ट तैयार हो जाता था। ये रिपोर्ट तैयार करके PMO में भेजा जाता था। जहाँ से हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है वहाँ से हमें मार्गदर्शन मिल जाता था। 1 बजे हम क्या नैरेटिव क्रिएट करना है, जनता के बीच में हमें कौन सी सही चीज़ ले जाना है, क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, क्या क्लैरिटी देनी है, उसके लिए प्रेस नोट तैयार हो जाती थी। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपने उस वक्त देखा होगा, मनसुख मांडविया का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता था, केवल सरकार का प्रवक्ता जाता था और जो प्रेजेंट स्थिति है उसके पर साइंटिफिक ओपिनियन देश के बीच में रखते थे। और उस वक्त कन्फ्यूजन पैदा कर, मैंने ये भी देखा उस वक्त कई लोग अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट करते थे। हमने सभी को एक के बाद एक बुलाया, हमने कहा कि आप ज्ञानी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि आप आपके हिसाब से कुछ मत बताइए ताकि देश की जनता में कन्फ्यूजन ना हो। और इस तरह से सारी व्यवस्था को मैनेज करते थे। और जब जनता के पास जो बात हमें पहुंचानी थी साइंटिफिक तरीके से जनता से पहुंचती थी। और एक ऐसा दुरुस्त व्यवस्था खड़ी की थी, दुनिया में जो भी नया वेरिएंट चलता हो, वेरिएंट अलग म्यूटेशन हो के दुनिया में वो प्रसारित होते थे, उसका रूट हम तो बाद में इतना एक्सपर्ट हो गए थे, हमारी टीम इतनी एम्पावर हो गई थी कि नया म्यूटेट हुआ वेरिएंट कहाँ से निकला, उसका रूट क्या होता है ये भी हमें पता था। और हमने पता चला कि ये वेरिएंट थोड़ा घातक है, तो ये अभी USA में दिखाई दे रहा है, तो बाद में 15 दिन के बाद यूरोप में देखेंगे, बाद में पैसिफिक आइलैंड कंट्री में देखेंगे, बाद में साउथ एशिया में देखेंगे, और हम उसको मॉनिटरिंग कर लेते थे। और एयरपोर्ट पर कोई पेशेंट आते थे तो हम 2 तरह से उसको टेस्ट करते थे। उसका सैंपल तो लेते थे, लेकिन उसका टॉयलेट को भी हम लेके उसको टेस्ट करते थे, वहाँ से भी वेरिएंट को चेक कर लेते थे ताकि देश में ऐसा कोई घातक वेरिएंट ना आ जाए। और जो लोग पॉजिटिव पाया गया हो उसके लिए आइसोलेशन की भी व्यवस्था करी थी। ऐसा एयरपोर्ट पर, वैसा सीपोर्ट पर, वैसा लैंडपोर्ट पर, सारे देश में। उस वक्त आप सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन सरकार मिशन मोड में काम कर रही थी, तब जाके देश बचा। जाहिर सी बात है, तालियां आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि न केवल कोविड से निपटना बल्कि उस डेटा को पब्लिक डोमेन में रखना कि सबको सब पता रहे, एक एक आंकड़ा पब्लिक के सामने रहे, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसके बावजूद एक लकीर होती है मनसुख जी, क्योंकि इस देश में आपके आने से पहले और आपकी सरकार के आने से पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय चला करता था। मैं उस लकीर की बात अब करूंगा कोविड से अलग हट करके। तमाम सारी उपलब्धियां कोविड में जो आपके नाम हैं, जो तमगे आपके नाम हैं, वो आपके सीने पर लगने चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें देश के, तो 70 साल के मुकाबले आपकी सरकार के 10 साल, आप अपनी लकीर को कितना बड़ा और कितना छोटा आंकते हैं? क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो इन 10 सालों में लिए गए? ये सभी क्वेश्चंस में आपने थोड़ा ज़्यादा और अग्रह क्वेश्चंस कर दिया है क्योंकि 10 साल की उपलब्धि कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे बट बहुत महत्वपूर्ण काम
एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हेल्थ सेक्टर को आप टोकन में सोच ही नहीं सकते। एक समय था जब पार्लियामेंट के कोई एमपी मंत्री जी के पास जाते थे, या तो ऊपर से कॉल आ जाता था कि ये एमपी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, उसको एक अस्पताल दे दो, तो उसको अस्पताल मिल जाता था। ज़रूरत है वहाँ भी मिल जाता था, नहीं ज़रूरत है लेकिन लीडर बड़ा है तो वहाँ अस्पताल हो जाती थी। ऐसा हेल्थ सेक्टर में नहीं चल सकता है जी। और इसलिए मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर में पहले तो तय किया कि हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनानी चाहिए। एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनाने के लिए 1,64,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया, ताकि गांव के लोगों को भी हेल्थ एक्सेसिबल हो। लेकिन जब आप हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, तो वहाँ डॉक्टर चाहिए। तो देश में जब 2014 में केवल 54,000 MBBS की सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट है। 45,000 PG की सीट थी, आज 68,000 PG की सीट है। सभी सीट डबल कर दी, मेडिकल कॉलेज डबल कर दी, ताकि देश में डॉक्टर उपलब्ध हो। डॉक्टर उपलब्ध हो गया। टर्शरी केयर ट्रीटमेंट चाहिए। टर्शरी केयर ट्रीटमेंट के लिए देश में 22 एम्स का निर्माण का कार्य चालू करा। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चैलेंज भी है। आज देश में 22 एम्स का निर्माण कार्य, 7 एम्स कार्यरत हो गई है फुल फ्लेज में, बाकी 12 एम्स पार्शल स्टार्ट हो चुकी है, बाकी की एम्स अभी काम गति में है। तो एक स्टेट में एक एम्स बनाना एक बहुत बड़ा अभियान मोदी जी ने अपने हाथ में लिया और आज ये काम चल रहा है। एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, ये कि भाई हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गरीब परिवार के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके माइंड से जो नीतियाँ निकलती है या तो उसके मन में से जो योजना निकलती है। मैं झज्जर में एक एम्स का कैंसर यूनिट बना हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल झज्जर में बनाई, हरियाणा में। मैं एक बार वहाँ जा रहा था, रास्ते में आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा हुआ बोर्ड मैंने देखा, तो ड्राइवर ने, मैंने कहा कि गाड़ी उसमें ले लो। मैंने पहले बताया नहीं था, उसको पता भी नहीं था। तो मैं बाहर उतर गया, मेरे कमांडो को कहा कि भाई आप बाहर रहो। वैसा जाके वहाँ जाके मैं बैठ गया। वह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था और टेली कंसल्टेशन से PGI चंडीगढ़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ गए थे। तो मैं भी पीछे जाके खड़ा रह गया, वो उनका काम चल रहा था। मुझे खुशी इस बात की हुई, बाद में मैंने उससे बातचीत करी। गांव के एक मजदूर महिला थी, उसको कोई बीमारी थी, वो वहाँ आई थी और वहाँ वो रेफर करते तो तुरंत ही उसको दिल्ली आना पड़ता। उसका एक दिन का मजदूरी जाती, उसके परिवार के मेंबर को साथ में आना पड़ता, उसको भी एक दिन की मजदूरी जाती और उसके जेब में पैसा रखना पड़ता। उन्होंने वहाँ से टेली कंसल्टेशन से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातचीत करी, डॉक्टर टू डॉक्टर। बाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लगा कि मुझे पेशेंट से बात करनी है, तो कंप्यूटर के सामने थे, उन्होंने थोड़ा ऐसा मोड़ा तो उसके साथ भी बातचीत हो गई। वो मैं सुन रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने वहाँ से ही गाइड कर दिया कि आप ये मेडिसिन उसको लिख दो, 1 सप्ताह के बाद फिर से मेरे से बात कर लेना, आवश्यकता होगी तो हम पेशेंट को एम्स दिल्ली में भेजेंगे। तो टेली कंसल्टेशन, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म खड़ा करके टेली कंसल्टेशन से आज देश में 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हो चुका है। वैसे गरीब लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है। एक महत्वपूर्ण योजना आज से 15 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए योजना बनाई थी और वो ओबामा केयर योजना के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी देते हुए आयुष्मान भारत योजना चलाई। दोस्तों, गरीब लोगों के यहाँ बीमारी आती है, उसके यहाँ दिक्कत होती है और बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। इनिशिएटिव से आज देश में 6 करोड़ लोगों को इलाज आयुष्मान भारत योजना से करवाने का अवसर मिला। बहुत बड़ी बात है। ऑर्गन डोनेशन समय की मांग है
हमारी सरकार के द्वारा लास्ट मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा ऑर्गन डोनेशन के लिए इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, उसको लागू करके मैंने वन पोर्टल बनाया। और कोई भी व्यक्ति, मुझे आज ही एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मिलने आए थे और उन्होंने अपने यहाँ कार्ड लगाया था और एक कार्ड उन्होंने कहा कि आपने जो पोर्टल बनाया है उसमें मैंने ऑर्गन डोनर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा के प्रिंट लेके यहाँ लगाया है कि मैं ऑर्गन डोनर हूँ। कोई मेरा आकस्मिक मृत्यु हो जाए या तो मेरी मृत्यु के बाद और कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ऑर्गन मैं डोनेट करता हूँ, फुल बॉडी डोनेट करता हूँ। ऑर्गन डोनेशन इस समय की मांग है और ऑर्गन डोनेशन के लिए आज 1.25 लाख लोगों का मृत्यु एक्सीडेंट से होता है। देश में 1 लाख लोगों को प्रतिवर्ष किडनी की आवश्यकता होती है, 20,000 लोगों को किडनी मिल रही है, बाकी लोगों को किडनी नहीं मिल रही है लेकिन अवेयरनेस की कमी है। हमने एक अभियान मिशन मोड में उसके ऊपर काम करना चालू करा। ब्लड डोनेशन सेंट्रल रजिस्ट्री, आज आप ई रक्त कोष प्लेटफॉर्म पर जाके देखो, वहाँ देश की सभी 5,000 ब्लड बैंक उसमें रजिस्टर है। कौन सी बैंक में कितना ब्लड है, कौन सा ग्रुप का ब्लड है और ब्लड डोनर कौन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सब लोगों की रजिस्ट्री वहाँ पर है। हमने इसे कई इनिशिएटिव लिया है। आज इमर्जिंग सेक्टर है, हम हेल्थ सेक्टर में ड्रोन का उपयोग करें। आज मेरी 6 एम्स में ड्रोन के द्वारा हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए व्यवस्था खड़ी हुई है। हमें तुरंत ही ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना है, आप ड्रोन से कर सकते हो। इंडिया में जो विविधता है, हिली एरिया है, हिमालयन रेंज है, जंगल क्षेत्र है, वहाँ किसी को तत्काल समय में ब्लड की आवश्यकता कैसे पहुँचाएंगे? आज हमारे एम्स से ड्रोन उड़ता है और वहाँ ब्लड पहुँचा देता है। हिली एरिया में आप बाय रोड जाओगे तो 5 घंटा लगेगा और वहाँ वैक्सीन पहुँचाना है, वहाँ का ब्लड का सैंपल नीचे ले आना है, CHC से PHC से कैसे लाओगे? दिक्कत होती थी। आज ड्रोन वहाँ से लेके आ रहा है। आज देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, उसके लिए हमने लोगों ने प्रयास किया है, उसके लिए सुविधा की है। हम हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव लिया है। हील इंडिया मीन्स, मुझे डॉक्टर लोग पूछते हैं कि मंत्री जी आप बोल रहे हैं कि हमें और सीट MBBS की बढ़ानी है, तो देश में इतना बड़ा डॉक्टर बन के लोग क्या करेंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, ये मोदी गवर्नमेंट है, हम विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ 2 लाख डॉक्टर प्रतिवर्ष बने तो भी हमारे देश ने स्थापित करा है, दुनिया में भारतीय डॉक्टर की डिमांड है दोस्तों, भारतीय नर्स की डिमांड है, भारतीय पैरामेडिक स्टाफ की डिमांड है, और वो हमारे देश को कैसे मजबूत कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल केरला में जाओ, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ, लेकिन भी देश में सबसे ज़्यादा परचेज पावर केरला में है, क्योंकि वहाँ हेल्थ वर्कफोर्स दुनिया में है। थोड़े दिन पहले जापान ने मुझे कहा, मुझे जापान जाना हुआ, उन्होंने कहा कि हमें नर्स चाहिए, 5,000 नर्स हमें इमीडिएट चाहिए, लेकिन वो जापानीज लैंग्वेज बोले तो अच्छा है। तो मैंने आने के तुरंत बाद ही आसाम की 2 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज सिखाने के लिए क्लास चालू कर दिया, ताकि हेल्थ वर्कफोर्स तैयार हो, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी, उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। वैसे हमारे डॉक्टर्स, दोस्तों हमारा डॉक्टर्स की दुनिया में डिमांड इसलिए है, कोविड के दरमियान जब मैं दुनिया से बात करता था तब मुझे डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर पूछते थे, आपके यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे आते हैं, आपके यहाँ नर्स ड्यूटी पे आते हैं? तब मैं उसको जवाब देता था, हमारे यहाँ नर्स भी ड्यूटी पर आती है, डॉक्टर भी ड्यूटी पर आते हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी ड्यूटी पे आते हैं। हमारे कई डॉक्टर ने, नर्सिस ने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। दोस्तों इंडिया की स्ट्रेंथ है और दुनिया ने लोहा माना, तब जाके हम कहते हैं कि इंडिया कर सकता है, और उसका नतीजा ये निकला। विषय अच्छा चल रहा है। मैं लास्ट जनवरी में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन डेलीगेशन के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है,
2-3 कंट्री इकट्ठी हो तब उसका एक वर्थ बने, और हेल्थ सेक्टर में वो बहुत बड़ा काम करता है। और मेरी उसके साथ मीटिंग तय हुई। तो मीटिंग तय हुई, हम भारतीय लोग हैं, कोई आते हैं तो खड़ा होते हैं, उसको गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं भी खड़ा हुआ, मेरे कमरे के बाहर तक उसको लेने के लिए गया और हमने उससे हैंडशेक करा। जब मैंने हैंडशेक करा तब बिल गेट्स का पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। दोस्तों, ये बात इसलिए बड़ी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिल गेट्स से बोलता है तो दुनिया के गलियारों में उसका डिस्कशन होता है। ये इंडिया इसलिए कर पाया, इंडिया की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ का हमने उपयोग करा। इस तरह से हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव आया है, हेल्थ सेक्टर देश का बदल रहा है, उसमें भी हर कंट्री का अपना अपना हेल्थ का मॉडल होता है। हमें देश का नया मॉडल, हमारा मॉडल डेवलप करा। आपने कहा ना कि WHO ने समय समय पे गाइडलाइन बदली, मैंने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाके कहा कि इंडिया का मॉडल हमने लागू करा और इंडिया का मॉडल ही होना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैं फार्मा मिनिस्टर भी हूँ, तो एक बड़ी फार्मा कंपनी के CEO मुझे मिलने आया था, वो इंडियन ओरिजिन था। तो उन्होंने मुझे शुरुआत करते हुए कहा कि अमेरिका का हेल्थ के पीछे उनकी GDP का 5% खर्च होता है, इटली में 4.5% होता है, ब्रिटेन में 6% होता है। ऐसा करके कई डेवलप्ड कंट्री का अपने GDP का कितना खर्च होता है, ऐसा उन्होंने विवरण करा। साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया अपने GDP का 1.5% खर्च करा, 1.5% खर्च कर रहा है, आपको उसको बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैंने उसको उस वक्त कहा कि हमने भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया है, हम भी खर्च बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जिस कंट्री से आते हैं वहाँ एक टीथ निकालना है। एज हो जाती है कोई वृद्ध की, तो टीथ स्वाभाविक नबला हो जाता है और उसको निकालना होता है, तो वहाँ खर्च कितना होता है? तो उन्होंने कहा मिनिमम $2,000। मैंने कहा यहाँ 200 रुपया में निकाल देते हैं। दूसरा, वहाँ आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, पेशेंट की केयर नहीं होगी। यहाँ 50% हेल्थ का खर्च चैरिटी से हो जाता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा वहाँ 3, 4, 5 चैरिटी से चलने वाली हॉस्पिटल ना हो। मैंने ये कहा कि इंडिया के लोग, कोई बड़े डॉक्टर हो, एम्स में काम किया हो, और वो कंसल्टिंग चार्ज 50,000 ले ले तो भी लोग दे दे, लेकिन 100 रुपये में प्रैक्टिस करते हुए ऐसे कई एक्सपर्ट डॉक्टर को मैंने देखा है। ये इंडिया का मॉडल है। हमने इंडिया का मॉडल इम्प्लीमेंट करा, इसलिए हम कोविड के सामने सफल रहे, और भविष्य में हम हमारी हेल्थ सिस्टम को इंडियन मॉडल के आधार पर ही बदलेंगे। थोड़े दिन पहले लास्ट सेशन में ही एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़ा होकर मुझे क्वेश्चंस करा। उन्होंने कहा कि आपने NMC के लोगों में बदल दिया और सुश्रुत का फोटो रख दिया। तो मैंने खड़ा होकर कहा कि उसमें मैंने क्या गलती की? ये हमारी विरासत है। सुश्रुत और चरक आज दुनिया के देशों में मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे सुश्रुत का स्टेचू लगा हुआ है, और हमारे NMC के सिंबल में ग्रीक के गॉड का फोटो था। मैंने कहा उसमें इंडिया के गॉड आ गए, सुश्रुत आ गए, हमारी विरासत। मैंने कहा कि सुश्रुत ये भारत की एक हेल्थ विरासत है, स्वास्थ्य क्षेत्र की विरासत है, हमारी शक्ति का प्रतीक है। उसका सिंबल रखना, जो आप गलती मानो तो ऐसी गलती हमें करनी है, उससे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये मॉडल पर देश को, हेल्थ सेक्टर को हम आगे ले जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश को, कोई भी देश को विकसित भारत बनना है तो इसके देश के नागरिक स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक,
स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण करता है जी। और स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं उम्मीद करूंगा मनसुख जी कि विकसित भारत के सपने को पूरी तरह से साकार करने के लिए जो जो मेडिकल क्षेत्र में काम रह गया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम रह गया है, वो आने वाले समय में आप पूरा करें, उसके लिए शुभकामनाएं। समय की बहुत कमी है, लेकिन आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी देखते हैं। बहुत संक्षिप्त सा जवाब मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों से जुड़ा सवाल है। कोई एक गेम चेंजर आप मूव बताएं जो इस मंत्रालय में रहते हुए आपने किया हो और उसका सीधा फायदा मिला हो किसानों को। उसमें मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक फर्टिलाइजर सेक्टर में कैसे बदला है। दुनिया में पहली कृषि क्रांति हुई थी 60 के दशक में। 60 के दशक में बैलगाड़ी से ट्रैक्टर आया, केमिकल्स फर्टिलाइज़र आया, हाइब्रिड सीड आया और उन्होंने देश के हेल्थ सेक्टर को बदला। इतिहास उसको पहली कृषि क्रांति बोल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी कृषि क्रांति का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें नैनो जैसा फर्टिलाइज़र आया, डीएपी जैसा फर्टिलाइज़र आया, डीएपी नैनो जैसा फर्टिलाइज़र आया। ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चालू हुआ, नेचुरल फार्मिंग का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चालू हुआ। उसके लिए मेरी एक बुक फर्टिलाइज़र आत्मनिर्भरता की राह पर ये थोड़े दिन पहले आई है। मेरी अपेक्षा नहीं थी कि वो बेस्ट सेलर में आ जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर में इतने लोग रुचि लेंगे ऐसा मुझे पता नहीं था, लेकिन आज कई दिनों से वो बेस्ट सेलर के रूप में चल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ये पढ़ लीजिए, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने क्या करा है और शॉर्ट में मिल जाएगा। निश्चित तौर पर मनसुख जी, और आप देश की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, और विस्तार से मैंने इसलिए सुना भी क्योंकि सीधे सीधे देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत ज़रूरी था ये जानना कि सरकार ने क्या किया है और सरकार आगे क्या करेगी। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। और एक बार ज़ोरदार तालियां मनसुख मांडविया। उसमें से 1% का हाफ पार्ट जो सीक्रेट ऑफ कोविड मैनेजमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट, 1% का हाफ पार्ट किया है। अवसर मिलेगा तब एक पार्ट पूरा करेंगे, 1% पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुराग जी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।